Hello students, today I am going to discuss future tense under English grammar of BTC or DLED 4th semester। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने टेंस के जो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं अर्थात प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये टेंस के 3 कॉन्सेप्ट हैं। जैसा कि आप इनके बारे में चर्चा हो चुकी है। प्रेजेंट टेंस का सिंपल कॉन्सेप्ट, पास्ट टेंस का सिंपल कॉन्सेप्ट और इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस का भी सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी के जो है 4 टेंस होते हैं। सभी के 4 टेंस आपको पढ़ाया जा चुका है। इसी प्रकार से कुल टेंस हो गए 12। तो जिस टेंस के मतलब कि जनरल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मतलब इस टेंस के जो 4 टेंस होते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट होता है टेंस का, जो प्राथमिक विचार होता है, उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, प्रथमतया उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। जैसे कि अब देखिए, जो सिंपल फ्यूचर होता है, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तो उसके भी कॉन्सेप्ट को कभी कभी छोटे छोटे वाक्य जो मुख्य क्रिया से मतलब प्रारंभ नहीं होते हैं, जिसमें मुख्य क्रियाएँ नहीं होती हैं, ऐसे भी वाक्य कभी कभी आ जाते हैं। तो हम थोड़ा सा फ्यूचर टेंस के सामान्य जो उसके विचार हैं, उसके जो सामान्य क्या कहते हैं कि थॉट हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उस पर हम पहले चर्चा करते हैं। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं इंडेफिनिट टेंस में। इसके पश्चात हम ले चलेंगे आपको इंडेफिनिट टेंस में। तो हम उसके पहले चर्चा करते हुए ये देखते हैं कि यह जो टेंस होता है, इसके भी टेंस की यही पहचान होती है, गागेगी। जैसे जबकि बताया गया है कि पास्ट टेंस में था, थे, थी, प्रेजेंट टेंस में है, हूँ, हो। तो इस प्रकार से जैसे इसमें है, हूँ, हो, और इसमें है था, थे, थी। इसके 3 इसके जो होते हैं और इसके भी होते हैं गा, गे, गी। सिंपल कोई भी टेंस हो, मतलब प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, सिंपल का मतलब ये होता है कि उसमें मुख्य क्रियाएँ नहीं होती हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे वह एक अध्यापक होगा, ये सिंपल टेंस हुआ। देयर इज नो वर्ब, देयर इज नो मेन वर्ब विच इज प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस। देयर इज नो मेन वर्ब। सो इन द पास्ट टेंस वह एक विद्यार्थी था। सो यू कैन सी वह एक विद्यार्थी है। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट, दिस इज द इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट। यह जो है उनके परिचयात्मक मतलब परिचय का विचार है, मतलब ये परिचय कराता है कि वो कौन सा टेंस है। जैसे गागेगी जो है ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, था, थे, थी जो है पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, और है, हूँ जो है वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। तो इस प्रेजेंट टेंस मतलब टेंस के जो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। अब इस कर्ता में जो मतलब कर्ता का ये जो गुण दिखाया जा रहा है, कर्ता का जो दोष दिखाया जा रहा है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। तो जब ये कर्ता जो सब्जेक्ट हैं इसमें जो आए हुए हैं, जब इनके अंदर एक्टिविटीज़ होगी तो इनके जो 4 टेंस हैं वो आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। एक्टिविटीज़ से 4 टेंस का कॉन्सेप्ट आपके मतलब उपयोग में या आपके प्रयोग में आता है। जब तक कोई इसमें एक्टिविटीज़ नहीं होती है, उसका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है केवल वही आपको आभास कराता है कि यह जो कथन है, यह जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, जो टेंस का कॉन्सेप्ट है,
वो प्रथमतया यहीं से प्रारंभ होता है, गा गे गी था थे थी और है हूँ हो से। तो इस प्रकार से आज हम जो है उसके सिंपल मतलब कि वाक्यों पर चर्चा कर रहे हैं, जिन वाक्यों में कोई मेन वर्ब नहीं होगा, जिसमें कोई मुख्य क्रियाएँ नहीं होगी। तब उसमें क्या होगा, केवल और केवल उसके जो गुण हैं, उसके जो दोष हैं, केवल उसी का कॉन्सेप्ट उसमें आया रहेगा। और उसमें भी वही नियम होता है कि कर्ता रहेगी, क्रिया रहेगा और कर्म रहेगी, ये कॉन्सेप्ट सब होगा। जब इसमें मेन वर्ब आने लगेगा तो ये चला जाएगा इंडेफिनिट में या कॉन्टीन्यूअस में या परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो आइए हम देखते हैं कि जो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है, जिसका मेन मतलब जो जिसकी पहचान होती है गा गेगी, तो उसमें जो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस जो बनेगा या जो सिंपल सेंटेंस बनेगा, जैसे पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहा जाता है, तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा वो 3 प्रकार से बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस जिसको आप कहते हैं, वो कितना बनेगा, 3 प्रकार से। तो हम इसमें जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उन्हीं पर इनका प्रयोग करके हम आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से हम जो है मतलब जो 7 पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इन्हीं प्रोनाउंस का प्रयोग करके हम आपको आपके समक्ष जो है सेंटेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के तहत हम आपको दिखाते हैं, और तत्पश्चात हम ले चलते हैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो जैसे यहाँ पर होगा कि वह एक अध्यापक होगा, यहाँ पर लिखा है आई, तो यहाँ पर अगर आप कह सकते हैं कि मैं एक अध्यापक बनूंगा, यहाँ बनूंगा अगर कर देंगे तो वो बात आएगी। छोड़िए, यहाँ पर ही से ही हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल बी ए टीचर। आप देख रहे हैं यह जो है सामान्य विचार है। इट इज़ ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टेंस, सो देयर इज़ नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस, सो ए सेंटेंस कैन बी इट्स टाइप्स, माने इतने प्रकार के भी, इस प्रकार के भी वाक्य आ सकते हैं कि वह एक अध्यापक होगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि मुख्य क्रिया नहीं है, फिर भी आप इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, इसका क्या रूल्स होता है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे अब एक चीज़ और हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि जो इसमें सहायक क्रिया लगती है, सहायक क्रिया के रूप में वो शैल भी और विल भी आता है। आप जैसा कि जानते हैं कि पीछे जो है अभी आई और वी के साथ शैल वी का प्रयोग बताया जा रहा था, लेकिन अधिकतर अब जो है शैल वी को जो है रिप्लेस कर दिया जा रहा है। अभी तो कॉन्सेप्ट में है शैल का प्रयोग दिखाया जाता है भी आई और वी के साथ किया जाता है, लेकिन अब प्रायः आपको इस चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि किसके साथ शैल होगा किसके साथ विल, क्योंकि प्रायः अब हम देखते हैं कि जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें शैल को थोड़ा सा मतलब उसका यूज अब थोड़ा सा नहीं दिखाया जा रहा है, केवल विल को ही सब मतलब कि पर्सनल प्रोनाउन से लेकर के जितने भी नाउंस होते हैं सबके साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 सेंटेंस के अंतर्गत इसको मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस को देखेंगे आप, तो इसमें है वह ही विल बी ए टीचर, वह एक अध्यापक होगा, नहीं होगा। अब अगर हम इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ये जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि उसमें शैल और विल के नॉट, शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तत्पश्चात बी को लगाएंगे, इसके बाद वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे सी विल नॉट बी ए सिंगर, मतलब आप यहाँ कह सकते हैं कि वह एक गायक नहीं बनेगी, वह एक गायक नहीं बनेगी। अभी आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो आप निगेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं कि वह एक अध्यापक, वह एक गायक गायिका नहीं बनेगी। अब ठीक उसी के संदर्भ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आप जाइए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं कि ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक का जहाँ कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर बात आ जाती है कि प्रश्नवाचक 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स होता है मुख्य प्रश्नवाचक और दूसरा टाइप्स होता है सहायक प्रश्नवाचक। तो जो मुख्य प्रश्नवाचक होता है उसमें मुख्य प्रश्नवाचक शब्द से उसकी अंग्रेजी शुरू होती है, उसका ट्रांसलेशन शुरू होता है, और जो सहायक प्रश्नवाचक होता है उसमें सहायक क्रिया से मतलब वो जो सहायक क्रियाएँ आई हैं उनका प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं 2 वाक्य को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे होगा, क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे?
ये साधारण टेंस है, इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, तब यहाँ हो जाएगा विल यू बी ए डॉक्टर। ये देखिए, इसको आप कह सकते हैं कि ये सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है। अब दूसरा हम प्रयोग करके आपको दिखाते हैं साधारण वाक्यों में। इसके अंतर्गत जैसे ए और बी को कैटेगराइज किया जाता है, इसमें दो प्रकार के आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये सहायक हो गया, तो हम मुख्य की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं यही कह दूँ कि वह क्या बनेगी, वह क्या होगी या क्या बनेगी, मतलब उसके टारगेट की बात की जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट विल सी बी, वो क्या होगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि फ्यूचर टेंस की जो हम बात करते हैं, फ्यूचर टेंस में जो सामान्य सेंटेंस हैं, मतलब कि साधारण वाक्य हैं जिसमें मुख्य क्रिया नहीं आती है, उनका हम अनुवाद किस प्रकार से करते हैं। तो अब हम इसके पश्चात आपको ले चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसा कि आपने फ्यूचर टेंस के अंतर्गत सामान्य सिंपल फ्यूचर टेंस को आपने देखा, और इसके संदर्भ में हम आपको ले चलते हैं। तो आप अब जो है सिंपल फ्यूचर टेंस को डिस्कस के बाद जो है आप अब देख रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक टेंस में जो है 4 टेंस होते हैं। अब उन चारों टेंस की हम बात करते हैं। जैसा कि ये इंडेफिनिट होता है, ये कॉन्टीन्यूअस होता है, ये परफेक्ट होता है, ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। मतलब ये इंडेफिनिट, ये कॉन्टीन्यूअस, ये परफेक्ट और ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये 4 टेंस होते हैं। मतलब ये जो फ्यूचर टेंस होता है, जैसे आपने अभी जो है आपने ये देखा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, मुख्य क्रिया वाला सेंटेंस क्या होता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि वह कल स्कूल जाएगी। यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि इस वाक्य में जो है मुख्य क्रिया आई है, मतलब कि जो करता है उसके अंदर एक एक्टिविटीज़ हो रही है, उसके अंदर स्कूल जाने की बात जो है जागृत हुई है, स्कूल जाने की भावना उसके अंदर उत्पन्न हुई है। तो यदि किसी भी टेंस में मतलब जो करता होता है उसके अंदर मूवमेंट नहीं होता है, उसके अंदर एक्टिविटीज़ नहीं होती है, तो वो इंडेफिनिट कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस नहीं हो सकता है, बल्कि वो केवल और केवल एक सिंपल टेंस हो सकता है, सिंपल सेंटेंस हो सकता है। तो आज हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को क्या कहा जाता है, उसमें आप देख सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अनिश्चित भविष्य काल कहा जाता है। इसकी क्या हिंदी होती है? अनिश्चित भविष्य काल की हिंदी होती है। अब तत्पश्चात हम चर्चा करते हैं कि उसकी पहचान क्या होती है। जैसा कि प्रत्येक टेंस की पहचान बहुत आवश्यक होती है, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द नेम ऑफ पहचान, मतलब आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप जो है जो पहचान होती है INDE आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो उसकी पहचान होती है आप उसको जानेंगे, इसके पश्चात आपको वाक्य को हल करेंगे तो उसकी भी पहचान होती है। जैसे आपने उसमें देखा कि सामान्य टेंस में भी इसकी क्या पहचान होती थी? गागेगी। लेकिन उसमें एक चीज़ें और लिखी थी कि इसमें प्रायः जो है मुख्य क्रिया नहीं आती है। अभी आप देखे हैं, थोड़ा सा इसके पहले देखे हैं, इसी वीडियो में देख रहे हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस की जो पहचान होती है उसकी भी यही पहचान होती है। उसके अंत में गागेगी रहता है, लेकिन उसमें मुख्य क्रिया नहीं आती है, बल्कि सहायक क्रिया के ही रूप में वो प्रयोग की जाती है। उसमें सहायक क्रिया ही रहती है, उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वही रहती है। और इसमें
शैल और विल के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मतलब शैल और विल के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। और ये जो होती है ये इसके अंत में भी गा गे ही होता है, लेकिन ये जो है सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग की जाती है। और वो सहायक क्रिया के साथ जो उसमें सहायक क्रिया के रूप में शैल और विल आता है, उसके साथ बी आ जाता है। बी जो है, अब वाक्य में ये कह लीजिए कि जब बी हो गया तो बी मीन्स होता है किसी व्यक्ति को कुछ होना, बी मीन्स होना ही होता है, आप जानते हैं। तो उसमें जब बी आ जाएगा तो उसको मुख्य क्रिया ही मान लिया जाता है। तो उसके साथ क्या आता है, केवल और केवल ऑब्जेक्ट आता है, सहायक क्रिया मतलब मुख्य क्रिया नहीं आती है। तो अब आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के अंदर का जो है गा गे गी इस टेंस में आता है और उसकी दो सहायक क्रिया होती हैं, शैल और विल। अब इसके बाद हम आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस के क्या रूल्स होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में लिखा है कि सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो वाक्य होता है उसमें क्या कहते हैं कि कर्ता आता है, इसके बाद सहायक क्रिया आएगी, सहायक क्रिया बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस कर्म आएगा। तो अब थोड़ा सा जैसे कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, आप जानते हैं। थोड़ा सा हम इसकी चर्चा करते हैं। तो पहले जो था, मतलब कि मॉडर्न अंग्रेजी के पहले आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता था, ये पहले पुरानी पद्धति है, और इनके साथ जो है विल का प्रयोग किया जाता था। तो लेकिन मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न जो व्याकरण है, उसमें अब ये जो शैल का जो कॉन्सेप्ट है वो अब नहीं दिखाई पड़ता है। तो आप इस बात का टेंशन नहीं लेंगे कि किसके साथ शैल होगा किसके साथ विल होगा, क्योंकि दो सहायक क्रिया के रूप में शैल और विल आई, वो तो सही बात है। प्रायः अगर आप शैल का प्रयोग करते हैं तो आई और वी के साथ ही करेंगे, अगर आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर देंगे तो भी वाक्य सही रहेगा, गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन पहले की पद्धति में, पहले जो मतलब कि मार्टिन और उनका जो व्याकरण पढ़ाया जाता था, उसके पहले मतलब इनका कॉन्सेप्ट आया है, शैल का कॉन्सेप्ट है सहायक क्रिया के रूप में फ्यूचर इन्फिनिट टेंस में, लेकिन अब धीरे धीरे वो यूज में नहीं रह गया है। इसलिए आप बेहिचक, विदाउट एनी टेंशन, यू कैन यूज़ ओनली विल विथ ऑल पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑल सब्जेक्ट्स। सो यू कैन सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, वह कल स्कूल जाएगी, यू कैन यूज हियर विथ सी विथ विल, मतलब सी के साथ आप यहाँ पर विल का ही प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार वाक्य आप देखिए, इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम कर्ता होगा, इसके बाद सहायक क्रिया होगी, इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके बाद कर्म होगा। सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजली। सी के साथ क्या होगा, अब तो जैसा कि मैंने बता दिया सभी के साथ विल होगा। सी विल गो टू स्कूल टुमारो। जैसा कि आप जानते हैं कल की अंग्रेजी क्या होती है, टुमारो। सी विल गो टू स्कूल टुमारो। इस प्रकार आप पॉजिटिव सेंटेंस में ये देख रहे हैं कि सी विल गो टू स्कूल टुमारो, और यहाँ पर जो है टुमारो इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि टुमारो भविष्य काल के लिए, सी विल गो टू स्कूल टुमारो। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्य कैसे हल हो रहे हैं। अब हम दूसरे बिंदु पर पहुंचते हैं। आप देखिए, ज़्यादातर मतलब जो स्टूडेंट हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक टेंस में कई प्रकार के वाक्य उत्पन्न होते हैं, उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस होते हैं। तो आपको एक टेंस में अधिक से अधिक वाक्यों को सॉल्व करना चाहिए, और इसके बाद उसमें कर्ता के साथ कैसी क्रिया आई है, कैसे सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, कौन सा मतलब टेंस में जैसे मुख्य क्रिया आई है, इन्फिनिटिव आया है, या और तमाम प्रकार के जो क्या कहते हैं वो होते हैं व्याकरण के जो बिंदु हैं उनके प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के या जितने वाक्य होते हैं, मैक्सिमम जितने वाक्य बन सकते हैं, जितने आप की एबिलिटी जितने वाक्यों को बनाने की है उतना वाक्य आपको बनाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पिताजी अब समाचार पत्र पढ़ेंगे, समाचार पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दी फादर, अब फादर के साथ चाहे मदर के साथ क्या होगा, विल रीड न्यूज पेपर
द फादर विल रीड न्यूज़पेपर नाउ। नाउ मीन्स होता है अब। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य किस प्रकार से हल हो रहा है। अब दूसरे वाक्य को आप देख सकते हैं, मैं एक निबंध लिखूंगा। अब यहाँ पर मैंने ये कहा कि अगर आपको शैल का प्रयोग करना होगा तो आप शैल को आई के साथ ही लिखिए। आई शैल राइट एक निबंध एन ऐसे, इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। दूसरा नेक्स्ट बिंदु पर है, नेक्स्ट पॉइंट पर है, श्याम पतंग उड़ाएगा। यू कैन राइट हियर श्याम विल फ्लाई मीन्स होता है उड़ाना, फ्लाई द काइट। श्याम विल फ्लाई द काइट। गीता अब नाश्ता करेगी। गीता विल टेक ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता, नाउ मीन्स अब। तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस जैसा कि नियमानुसार आप ऐसे भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे पूरे प्रोनाउंस को आप लिख दीजिए। इसके बाद जैसे आई से जो वाक्य बन रहा है वो आई के सामने, वी के साथ जो वाक्य बन रहा है वी के सामने, यू दे ही सी इट, ऐसे ऐसे। जैसे वर्षा, अब वर्षा होगी, अब या आज वर्षा होगी। ये देखिए ये वाक्य कैसे बनेगा। जैसा कि आपने देखा है कि वर्षा के लिए, दिन के लिए, समय के लिए, इत्यादि के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, इट। अब इट के साथ देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ शैल और विल। इट विल रेन टुडे लिख दीजिए। अगर आज आप मानते हैं टुडे, अगर अब मानते हैं तो नाउ। इसलिए इट विल रेन टुडे और इट विल रेन नाउ। तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को, उसके एक्सरसाइज को आपने देखा और आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से वाक्यों के साथ शैल, वाक्यों के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। शैल और विल के आप अंतर को समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर जो टेंस होती है उसकी पहचान ही होती है कि उसके वाक्य के अंत में गागेगी शब्द आते हैं और उसमें दो पहलू होते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज यूज ऑफ शैल बी और विल बी। मतलब उसके टेंस की जो पहचान के अंतर्गत उसका जो विचार है उसमें टेंस में इंडेफिनिट नहीं आता। जैसा कि बताया गया था कि जैसे टेंस जो होता है एज ए ग्रैंडफादर, ही हैज़ 3 sons, देयर आर 3 sons हैज़ टेंस। तो व्हाट इज टेंस? इट विल बी सीन इन द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। जैसा कि आप टेंस को, केवल टेंस को, काल को, उसके अवधारणाओं को, उसके विचार को, उसकी अभिव्यक्ति को केवल और केवल आप टेंस में देख सकते हैं। और देयर आर 4 sons ऑफ ग्रैंडफादर एज ए टेंस, मतलब टेंस के रूप में जो ग्रैंडफादर है उसके जो 4 पुत्र हैं उन चारों पुत्रों को, मतलब को जैसे 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस और ये कह सकते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके तीनों पुत्रों को ये मतलब अलग अलग 4 पुत्र हो गए। अब उन चारों का क्या नाम है? इंडेफिनिट नाम है, कॉन्टिन्यूस नाम है, परफेक्ट नाम है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नाम है। तो इस प्रकार से वो चारों पुत्र एक हैं, मतलब उसके चारों जो पुत्र हैं वो अगर उनके साथ मतलब वो सब के साथ उनका प्रयोग किया जाएगा। अगर उनके साथ प्रेजेंट जोड़ दिया जाता है तो वो प्रेजेंट के माने जाएंगे, पास्ट जोड़ दिया जाता है तो पास्ट के माने जाएंगे, फ्यूचर जोड़ दिया जाता है तो फ्यूचर के माने जाएंगे, चूँकि उनका एक ही नाम है। जो नाम उनके टाइटल में जुटेगा मतलब पहले जुट जाएगा, उनकी टाइटल उस टेंस की हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अवधारणाएँ क्या हैं, वो केवल सिंपल सेंटेंस में सिंपल टेंस में उसकी अवधारणाओं को देखा जा सकता है। तत्पश्चात जो उसके पुत्र हैं मतलब उसके जो काइंड्स हैं, उसके जो टाइप्स हैं वो अलग अलग पढ़ते हैं आप। तो उस पहले में जो है इंडेफिनिट, अब आपने इसके पहले
फ्यूचर जोड़ दिया है, तो जो इंडिफिनिट है, अनिश्चित मतलब अनिश्चित काल जो टेंस है वो फ्यूचर के साथ जुट गया तो ये फ्यूचर का हो गया, प्रेजेंट के साथ जुटेगा तो प्रेजेंट का हो जाएगा, पास्ट के साथ जुटेगा तो पास्ट का हो जाएगा। तो आप इसी के संदर्भ में आप देखिए। अब हम निगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। आप निगेटिव सेंटेंस को देखिए किस प्रकार से नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जैसा कि इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आप जो है पॉजिटिव सेंटेंस को आपने देखा, पॉजिटिव सेंटेंस की हमने चर्चा की। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद अब अगले बिंदु पर मतलब उसी इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आ रहा है निगेटिव सेंटेंस। अब हम निगेटिव सेंटेंस में क्या रूल्स है, कैसे वाक्य का क्रम बनता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में आप देखते हैं कि सर्वप्रथम कर्ता, जैसा कि आप जानते हैं कर्ता क्रियाकर्म रहता है, प्लस शैल या विल दोनों को लिखेंगे। शैल या विल, नॉट ये भी आप लिख सकते हैं कि सहायक क्रिया, प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, ये उसका नियम होता है। अब उसमें आप जो है वाक्यों को देख सकते हैं कि वाक्य कैसे बनता है। निगेटिव सेंटेंस के वाक्य जैसे मैं कल वाराणसी जाऊंगा, वाराणसी नहीं जाऊंगा, ये पहला वाक्य हो गया। इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर हम चर्चा कर रहे हैं, फिर हम रिवीजन करना चाहते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट था विल और सेल के प्रयोग का कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, उसका टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है पुराने यूज पर आधारित थी, मतलब पुराने जो यूज होते थे उसके साथ। अब जो है आप विल भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा आई सेल या आई विल गो टू वाराणसी टुमारो। आई विल नॉट, आई विल नॉट या आई शैल नॉट गो टू वाराणसी टुमारो। इस प्रकार से आप नकारात्मक वाक्यों में जो नियम है उसके अंतर्गत वाक्यों का जो बनावट है, मतलब वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सहायक क्रिया के साथ नॉट कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको आप देख रहे हैं। उसी के संदर्भ में दूसरा वाक्य आप देख सकते हैं, कल वर्षा नहीं होगी। एक वाक्य आप देखेंगे, कल वर्षा नहीं होगी, ये वाक्य है। अब इसमें नहीं शब्द आया है, जैसा कि बहुत ही सिंपल है। अन्य टेंसेस की अपेक्षा फ्यूचर टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर टेंस का जो रूल्स है, वो बहुत ही सरल है। इसमें बहुत कुछ नहीं करना है आपको। हर जगह मतलब कि इस टेंस में प्रत्येक सेंटेंस के अंतर्गत नॉट का प्रयोग करना है, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और जैसे पास्ट टेंस में आप देखते थे कि उसमें अलग अलग वाक्यों के साथ अलग अलग टेंसेज में, अलग अलग सेंटेंसेज में अलग अलग फार्म के जो वर्ब के जो फार्म्स होते थे उनका प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसमें जो है सभी के साथ, मतलब इस टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सभी के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। जैसे कल वर्षा नहीं होगी, इट विल नॉट रेन, इट विल नॉट रेन टुमारो। इसमें कल के लिए उसकी जो अंग्रेजी लिखी जाती है वो होता है टुमारो। जैसा कि आप प्रेजेंट टेंस में आज के लिए टुडे लिखते हैं, पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे लिखते हैं, और उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में कल के लिए जो है टुमारो लिखा जाता है। एक और वाक्य आप देख सकते हैं, एक वाक्य जैसे इसमें वह कल
थोड़ा सा वाक्य दूसरे प्रकार का है। वह कल आगरा, वह कल ताजमहल देखने आगरा नहीं जाएगा, आगरा नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब देखिए इसमें जैसे मैंने बताया है कि आप प्रत्येक टेंस को, प्रत्येक सेंटेंस को देखा करिए, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की अवधारणाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार जो है उसमें दिखाई पड़ेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के यूजेज उसमें रहते हैं। जैसे वह कल आगरा नहीं जाएगा, इतना आप इसमें से निकाल दीजिए। वह कल आगरा नहीं जाएगा, ये शुद्ध रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब इसमें वाक्य में ताजमहल देखने इतनी बातें जो है बढ़ा दी गई हैं। इतनी बातें जब बढ़ा दी गई हैं तो जो सामान्य सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट था, जो उसका विचार था, उसमें दो चीज़ों का यूज और आ गया। अब इसमें देखिए देखने शब्द जो आ गया है, देखने मतलब कि जिस क्रिया में ना नैनी, चूँकि सभी क्रिया में ना नैनी लगा है, लेकिन जिस क्रिया में ना नैनी शब्द आता है वो क्रिया इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग की जाती है। तो जो इन्फिनिटिव क्रिया होती है उसका जो फॉर्म होता है, उसका जो रूप होता है वो कभी नहीं बदलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वह कल ताजमहल देखने आगरा नहीं जाएगा। पहले तो आप यही जो सामान्य टेंस है, सामान्य विचार है, वही आप लिखेंगे। तो ही विल नॉट गो टू आगरा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एक और पद्धति है, ही विल नॉट गो टू आगरा टू सी। अब देखिए यहाँ पर ये जो टू सी है, टू सी द ताजमहल, टू सी द ताजमहल। अब यहाँ पर जो टू सी आया है ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव जैसा कि आप जानते होंगे कि इन्फिनिटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच और जिरेंड जो होते हैं वो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। उनका एक अलग ही रूल्स होता है, मतलब वो अलग एक रूल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उनके ऊपर कर्ता का कोई दबाव नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक दशा में कर्ता के अनुसार जो है या कर्ता के अधीन क्रिया होती है। जैसा कर्ता आएगा क्रिया वैसे प्रयोग होगी। जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देख सकते हैं कि वह स्कूल जाता है। अब वह चूँकि सिंगुलर नंबर है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में सिंगुलर नंबर आया है, तो यहाँ पर वह के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस लग जाएगा, मतलब ही गोज टू स्कूल हो जाएगा। अब गोज क्यों हो जाएगा? क्योंकि कर्ता के दबाव में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है, जो जिरेंड वर्ब होते हैं, जो पार्टिसिपल वर्ब होते हैं, वो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं, या ग्रामर की व्याकरण जो होता है उसका रीढ़ कहे जाते हैं। इन पर किसी भी प्रकार से, या जो जेरेंड होता है उन पर किसी भी प्रकार से कर्ता का कोई दबाव नहीं पड़ता, वो क्रिया स्वतंत्र रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इस वाक्य में मैं ये कहता हूँ कि प्रत्येक वाक्य जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जो जैसे एक्सरसाइज के रूप में आपके टेक्स्ट में दिए हैं, आपके सिलेबस में दिए हैं, तो आप टेंस को पढ़ने के पश्चात टेंस को थोड़ा सा, मतलब इसमें अगर आपको रियलाइजेशन हो जाता है, आपको थोड़ा सा आभास हो जाता है, आप जान जाते हैं, कुछ जानकारी आपको हो जाए, तो आप उस टेंस के अंतर्गत आने वाले जितने वाक्य हों सभी वाक्यों को आपको अपने मतलब विवेकानुसार उसको हल करना चाहिए। और हल करने से आप उस वाक्यों के थोड़े से अंतर, चूँकि वाक्य को देखने से आपको अंतर नहीं आएगा, जब आप वाक्य को हल करने लगेंगे तो उसमें कोई न कोई अंतर आएगा, कोई न कोई विशेष प्रयोग आएगा। जैसे ही विल नॉट गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, ही विल नॉट गो टू सी द ताजमहल, मतलब ही विल नॉट गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, ही विल नॉट गो टू सी द ताजमहल आगरा, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस को पूरा करने के पश्चात टू सी मतलब ये अन्य कर्म के रूप में इन्फिनिटिव को जोड़ दिया जाता है। अब आप एक और वाक्य देख सकते हैं, यह चपरासी घंटी नहीं बजाएगा, यह चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। अब देखिए ये वाक्य है, यह चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। सो यू विल राइट, आप यहाँ लिखोगे दिस प्यून
अब इसके साथ क्या होगा, विल के साथ क्या हो जाएगा, नॉट। दिस प्यून विल नॉट रिंग द बेल, दिस प्यून विल नॉट रिंग द बेल, यह चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आप देख सकते हैं विल के साथ नॉट लगा है, जहाँ पर शैल होगा उसके साथ भी नॉट लगेगा। तो आप जो है इसी के अंतर्गत अब आप मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस को आपने देखा, निगेटिव सेंटेंस को आपने देखा, अब हम आपको ले चलते हैं इसके पश्चात मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पश्चात जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पश्चात हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम तीनों सेंटेंस को क्लियर करते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस की क्या रूल्स हैं, उसके क्या रहस्य हैं, वाक्य कैसे बनते हैं। और इसी के साथ हम इस टेंस को मतलब पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस को यहीं समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।